आज हम पढ़ेंगे लेखिका रज़िया सज्जाद ज़हीर जी द्वारा रचित कहानी नमक। नमक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों ओर रहने वाले लोगों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। लाहौर से हिंदुस्तान आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और वहां से नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाज़त देते हुए दिल्ली को अपना वतन बताता है और इसी तरह भारत में रहने वाला कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन बताता है। सभी एक दूसरी जगह को अपना वतन बताते हैं। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से तो अलग कर दिया है, पर उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाए, उनके दिल नहीं अलग हो पाए। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के एक मार्मिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। यह पहलू जब सरहद के पार आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक तौर पर हमारी सरहदें कितनी ही दूर क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे दिल आज भी मिले हुए हैं और आज भी हमारे दिल एक हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इस कहानी को। नमक। एक दिन सफिया अपनी पड़ोसी सिख परिवार के वहाँ कीर्तन में गई। वहाँ उसको कौन दिखाई दी? एक सिख बीवी दिखाई दी, जिन्हें देखकर सफिया एकदम हैरान सी रह गई और वह सिख बीवी उसको अपनी माँ से मिलती जुलती हुई दिखाई देने लगी। वही उसकी माँ की जैसी आंखें, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सब सफिया को अपनी माँ की तरह लग रहे थे। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा। जब उन्हें लगा कि सफिया बार बार उन्हें देख रही है, तो उन्होंने भी अपनी बहू से पूछा कि ये कौन है। और जब उसमें पता चला कि ये जो है रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन ये कल सुबह लाहौर जा रही है अपने भाई और अपने परिवार से मिलने के लिए, तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी और उन्होंने बताया कि पहले वो लाहौर रहती थी और विभाजन के बाद वो भारत आई हैं। तो बार बार वो कहती कि जी साडा वतन तो लाहौर ही है। अब इधर कीर्तन समाप्त हो गया। सफिया ने जब सिख बीवी से पूछा कि वह लाहौर जा रही है तो क्या वहाँ से कुछ लाना है, तो उन्होंने बहुत ही हिचकिचाहट के साथ सफिया को कहा कि अगर आप ला सको तो वहाँ से थोड़ा सा नमक, लाहौरी नमक लाना। अब सफिया जो है पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में उसकी 15 दिन ऐसे गुजरते हैं कि उसे खुद ही नहीं पता चल पाता। वही जिमखाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसको वहाँ जो था उसका मन बहुत ज़्यादा लग रहा था और इस तरीके से 15 दिन उसके वहाँ पर बीत गए, उसे पता ही नहीं चल पाया। उसका बड़ा भाई जो था एक पुलिस ऑफिसर था। अब जब जाने का समय आया तो उसको वही याद आ गया जो सिख बीवी के द्वारा मंगाया गया लाहौरी नमक। उसके हाथ में एक कागज की पुड़िया थी जिसमें कोई सेर भर थोड़ा सा लाहौरी नमक था। उसने अपने भाई से, जो कि पुलिस ऑफिसर था, पूछा, क्यों भैया, हम नमक ले जा सकते हैं? वो हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते क्योंकि ये गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करोगे? आपके हिस्से तो हमारे से ज़्यादा नमक आया है। अब उसने इसको एक राजनीति की तरह से लिया। सफिया झुंझला गई। मैं हिस्से वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो सिर्फ लाहौरी नमक चाहिए जो मेरी माँ ने मंगवाया है। भाई को कुछ बात समझ नहीं आई कि यहाँ पर माँ का जिक्र कहाँ से आया। हमारी माँ तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी है। और जरा सी नरमी के अंदाज में वो बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से निकलना पड़ेगा और अगर एक भी चीज़ ऐसी आ गई जो कि गैर कानूनी है तो कस्टम वाले आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे और वहाँ पर आप अपने सामान को जो है बटोरती रह जाओगे उसके बाद। अब
वो बिगड़कर बोली, क्या है, चोरी, मैं चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी या दिखा के ले जाऊंगी? मुझे तो ये नमक लेकर जाना ही है। अब भाई यह तो बहुत गलत बात होगी। और कानून भाई जो है उसको बात समझाने लगा। और सफ़िया एकदम बोली, अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या कानून हुकूमत हुकूमत के होते हैं, लेकिन कुछ कानून जो है मोहब्बत, मुरवत और आदमियत, इंसानियत के नहीं होते हैं। कस्टम वाले भी तो इंसान ही हैं, कोई मशीन थोड़ी ना है। तो कह रहे हैं कि हाँ, मशीन तो नहीं है, पर यकीन दिलाता हूँ वो शायर भी नहीं होते हैं और उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है। सफ़िया बोली, मैं कब कह रही हूँ कि ड्यूटी ना करें, यह तो तोहफा है और वो भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी या स्मगलिंग की चीज़ नहीं लेके जा रही हूँ मैं। तो भाई जो होता है एकदम से अपने हथियार डालने के अंदाज में कहता है, आपसे कौन बहस करें, आप अदीब ठहरी। अदीब मतलब शायर या कवि। आप तो अदीब ठहरी, आपसे कौन बहस करे, आपका दिमाग तो थोड़ा घुमा हुआ होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ले जा तो नहीं पाएंगी, बदनामी मुफ्त में आप ले लेंगी। उसने गुस्से में कहा कि कस्टम वालों को जाने या न जाने पर हम इंसानों को थोड़ा सा गुरूर जानते हैं। हम जरूर जानते हैं। रही बात दिमाग की, तो दिमाग हमारा तो अदीबों का तो घुमा होता है। यह दुनिया कुछ, अगर हमारा दिमाग घुमा हुआ होता तो दुनिया कुछ बेहतर ही होती भैया। और इस तरीके से उसने अपने भाई की बात को टाल दिया। अब जो है सफ़िया उस नमक को लेके जाने की जुगत भिड़ाने लगी कि किस तरीके से मैं ये नमक अपने साथ ले जा पाऊँ। और जैसे ही उसके भाई ने उसको कुछ कड़वे शब्द बोले, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अब अगले दिन उसको 2 बजे वहाँ से चलना था। सुबह से ही उसका बहुत व्यस्त कार्यक्रम था। सारी रात पैकिंग उसको रात को ही करनी थी और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो अपना सारा सामान समेटने लगी। धीरे 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 इधर उधर बिखरा सामान जो है, कुछ सूटकेस में, कुछ बिस्तर बंद में चला गया। अब उसके सामने 2 ही चीज़ें रह गई थी। एक, भारत पाकिस्तान की मोहब्बत का एक छोटा सा तोहफा, संतरे और माल्टे की पे टोकरी, जो कि फल है, और इस तरीके से वो उसको रखने लगी। और दूसरा था नमक की पुड़िया। अब तक सफ़िया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया तो लेके जानी है, लेकिन कैसे, किस तरीके से? कस्टम वालों को बताऊंगी तो रोक ना दें। काफ़ी जद्दोजहद में वो अपने आप से ही मतलब सवाल जवाब करने लगी। और उसने क्या करा कि छोटी सी वो पुड़िया कीनू की टोकरी में सबसे नीचे रख दी कि ठीक है, कीनू की टोकरी ले जाऊंगी, इससे कौन देखेगा। और क्या हुआ कि उसने सब लोग यहाँ पर कीनू ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, कर रहे हैं। उसने देखा कि मैं भी ऐसे ही करूँगी। उसने कीनू कार्लिन पर उलट दिए, टोकरी खाली की, नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी के तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो अपने किसी प्यारे को उसने कब्र में उतार दिया हो, कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर वहीं पर बैठी रही, पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जो बचपन में उनकी माँ उनको सुनाया करती थी कि शहजादा अपनी जांग का मांस चीर कर हीरा छिपा लेता था। भूतों की कहानियाँ, वो सब सोचती रही और दिमाग में तरकीब सोचती रही कि कैसे न कैसे वो ये पुड़िया लेकर जाएगी। फिर वह कीनुओं की को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल पुड़िया वो छुप गई थी। अब उसने क्या किया, कीनू की टोकरी पलंग के नीचे खिसकाई और खुद चुपचाप वो पलंग पर लेटकर सो गई। रात को करीबन 1:30 बजे थे। खिड़की से बड़ी अच्छी सी हवा आ रही थी। चांदनी साफ ठंडी दिखाई दे रही थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स में लहका रहा था। अब हुआ क्या कि कभी उसको कुछ खांसी की आवाज़ सुनाई देती, कभी कुत्ते के भौंकने की, रोने की, चौकीदार की सीटियां, सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। अब वो धीरे धीरे सोचने लगी, यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले रहते हैं। उसके पिताजी की कब्र भी यहीं पर है और नन्हे भतीजे भतीजियाँ जो उसको बहुत मासूमियत से देखते हैं और पूछते हैं, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, यहाँ हम लोग नहीं आ सकते। और वह सब इन सब के बारे में सोच रही थी।
उसको साफ लगता था कि जो पाकिस्तान में उसके अपने रहते हैं वो और हिंदुस्तान में रहने वाली मैं यानी सफ़िया, इनके बीच में एक बहुत बड़ी सरहद थी। नोकदार लोहों की छड़ों का बना हुआ एक जंगला था जो कि कस्टम कहलाता है। अब वो सोचते सोचते लेटी है, कल वो लाहौर चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद आए या हो सकता है कि वो कभी ना आ सके। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। जैसी उसकी आंखें बंद हुई उसे फिर वही सफ़ेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई दिया जिसमें कुछ सितारे से झिलमिला रहे थे। और हमें वहाँ से अब वो सोच झिलमिला रहे थे कि हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए, यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बसर गए, पर हमारा वतन तो जी लाहौर है। ये कौन थी? वही सिख बीबी जो उसे बार बार दिखाई दे रही थी। और हुआ क्या, फिर उसको दिखाई दिया इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते सूरज की किरणें, आसपास फैला उभरता अंधेरा और अंधेरे में बहती हुई नरम हवा। उसी हवा में रची बसी मौलसरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे दो इंसान जो सिर झुकाए उदास दो बेजान परिछाइयाँ थी, जो जैसे उससे पूछ रही हों, तो तुम कल चली जाओगी? कहती हाँ। अब कब आओगी? कहती मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई। हुआ ये था कि नींद में करवट लेते हुए कीनुओं से लबालब टोकरी पर उसकी जो है हाथ जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू देते समय उसके दोस्त ने कहा था कि यह एकता और पाकिस्तान हिंदुस्तान की एकता का मेवा है। सफिया फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया। एक हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर वह प्लेटफॉर्म में टहल रहा था उसका भाई। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनू की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इतने इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन वह सिर्फ वह जानती है कि टोकरी में कीनुओं के नीचे नमक की एक पुड़िया है। अब क्या हुआ कि जब उसका सामान कस्टम में जांच के लिए बाहर जाने लगा तो उसे एक डर सा लगा और डर के मारे उसके शरीर में झिरझिरी सी आ गई कि अब उसको लगने लगा कि नहीं, मोहब्बत का ये तोहफा मैं चोरी से नहीं लेके जाऊंगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और अपने हैंडबैग में रख ली जिसमें उसके पैसे और पासपोर्ट था। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो एकदम से कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी। और उस समय क्या हुआ था कि ज़्यादा लोग वहाँ नहीं थे, ज़्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी। इक्का दुक्का सामान रखा था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल, आंख पर ऐनक। वे कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने तो थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी। सफ़िया ने हिचकिचाते से उनसे बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा फरमाइए। तो सफ़िया थोड़ी सी उनके लहजे से सफ़िया की हिम्मत बोली बढ़ी तो उसने कहा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो एकदम से बोले, मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं, क्या अपने परिवारजनों से मिलने आई थी? बोली हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको आपको भी शायद इधर आए। तो वो बताता है कि जब पाकिस्तान बना तो हम इधर आए थे मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। अब देखिए कि जो हिंदुस्तान में रहने वाली सिख बीबी कह रही साडा वतन तो लाहौर है जी, और जो लाहौर में रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा वतन तो दिल्ली है। सफ़िया ने एकदम से थोड़ी उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी और धीरे से सारी कहानी बता दी। अब उन्होंने पुड़िया को अपनी तरफ सरकाया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई उन्होंने क्या करा, उसे अच्छे से लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया और देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून भी हैरान रह जाता है। अब वो दोनों चलने लगे और चलते चलते कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून खातून मतलब सिख बीबी को नमक देते समय मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा, बाकी तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ, सफ़िया कस्टम के जंगले से निकल गई, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई और यहाँ पर उसके बहुत से रिश्तेदार भाई उसको हसरत भरी नज़रों से उसको देख रहे थे।
और ऐसी ठंडी सांस लिए हुए सफ़िया वहाँ से चली गई। अटारी में पाकिस्तानी, जहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है अटारी, वहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ, कहाँ से अमृतसर शुरू हुआ, क्योंकि लोग एक से थे, ज़मीन एक सी थी, बोलने की ज़बान भाषा एक सी थी, और तो और सूरत लिबास सब एक सा था। फिर जब सारी बातें एक सी थी तो मुश्किल क्या थी यहाँ पर? बस मुश्किल सिर्फ एक थी कि हाथों में भरी हुई बंदूकें। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास के सामान की जो है जांच कर रहे थे। अब सफ़िया का सारा सामान देखा जा चुका, तो एक नौजवान कस्टम ऑफिसर जो थे उनकी तरफ को सफ़िया बढ़ी, जो कि थोड़े बंगाली से दिखाई दे रहे थे, और कहने लगी, देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। और उसने हैंडबैग खोला और पुड़िया उनकी तरफ दिखाते हुए अटकते झिझकते उनको फिर से वही सारा किस्सा कह सुनाया। उन्होंने सिर झुका लिया और बीच में सिर उठाते गौर से देखते सुनने लगते। जब बात पूरी हो गई तो बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने कहा, एक दूसरे इंसान से कहा कि इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था और वो उनको बोला, इधर आइए, यहाँ आइए। सफ़िया थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने जेब से अपने रुमाल निकाला, कुर्सी को झाड़ा और बोला, बैठिए। सफ़िया ने पुड़िया जो बैग के अंदर थी मेज पर रख दिया और बाहर की तरफ झांकते हुए उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफ़िया के पैर तले ज़मीन खिसकने लगी। उसे लगा कि शायद ये मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, 2 कप चाय लाइए। अब हुआ क्या, उन्होंने मेज में से एक दराज खींची, उसके अंदर हाथ डाला, वहाँ से किताब निकाली और किताब का पहला पेज खोला तो उसमें लिखा था, शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफ़िया ने कहा, तो आप ईस्ट बंगाल से हैं? तो उसने कहा, हाँ, मेरा वतन ढाका है। तो उन्होंने कहा, आप यहाँ कब आए? मैंने कहा, जब डिवीज़न हुआ, जब बंटवारा हुआ, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था तब यहाँ आया, पर नज़रुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे। और जिस दिन हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी, जो कि मेरी सालगिरह पर उन्होंने मुझे दी थी। फिर कह रहे हैं कि हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी मिल गई, पर हम वतन आते जाते थे। वतन? सफ़िया ने पूछा। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया ना, मेरा वतन ढाका है। कहा, ठीक है। तो पहले तो बस इधर कस्टम था, अब उधर सब गोलमाल हो गया। और उन्होंने चाय की प्याली जो है सफ़िया की तरफ खिसकाई और फिर चाय पीने लगे। फिर बोले, वैसे तो डाब डाब होता है नारियल, कलकत्ता में भी होता है, लेकिन जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे वहाँ के डाब की बात ही क्या है, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। और उन्होंने दोबारा वो पुड़िया ली और सफ़िया के बैग में रख दी और उसका बैग खुद उठाकर आगे आगे चलने लगे। वह आगे आगे थे, पीछे पीछे सफ़िया थी। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी, किसका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इधर है या वह जो कस्टम के उधर हो। यहाँ पर एक है कि नमक कहानी के माध्यम से लेखिका ने भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ बसे लोगों की मानसिक स्थिति का आकलन किया है। व्यक्ति ने जिस मिट्टी में जन्म लिया है वह स्थान उसके लिए मातृभूमि है। उसे किसी दूसरे स्थान पर इतना प्रेम, कितना ही वैभव और कितनी ही सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन वह अपनी मातृभूमि से जुड़ी हुई यादें, उससे जुड़ी हुई वस्तुएं कभी भी नहीं भूल पाता है। कहानी में सिख बीबी ने विभाजन के समय भारत में रही और आज भी लाहौर को अपना वतन मानती हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान बने, कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग वहाँ गए, और ऐसे ही जब सिख बीबी यहाँ आई, लेकिन आज भी वो कहती थी, साडा वतन तो लाहौर ही है जी। पाकिस्तान जा रही सफ़िया से आज भी लाहौर के नमक लाने की वो प्रार्थना करती हैं। और इस बीच वो जो 2 कस्टम अधिकारी हैं
जो आज पाकिस्तान में नौकरी करता है, लेकिन वो अपना वतन ढाका को मानता है। और लेखिका का मानना है कि राजनीतिक और भौगोलिक सरहदें वहाँ बसे लोगों के मन को प्रभावित नहीं कर पाती। इन सरहदों का उनके सामने, उनकी भावनाओं के सामने कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो उनकी मातृभूमि ही जो है सबसे बड़ी है और सबसे पावन और पवित्र है, उससे जुड़ी यादें भी। ठीक वैसे ही जैसे लाहौर के कस्टम अधिकारी कहते हैं कि उनको नमक देते समय मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। और बाकी तो सब रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमारी सीमाएं बटी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा से, लहजे से, पहनावे से आज भी भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों, यह थी नमक कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।